एक लड़का को ये डाउट दिया और लिखा है कि सर 100 में से 60 ही क्वेश्चन बन रहे हैं। कौन दिया है? हैं? आज या फिर कल में? कल दिया था कोई? परसों? परसों दिया है। बोला है कि 100 में से 60 क्वेश्चन सर बन रहा है, उससे ज्यादा नहीं बन रहा है। बनेगा, नया लड़का होगा। बोला किसी भी किताब में बना लूं 100 में 60 ही क्वेश्चन बन रहा है। चलिए, आप लोग बना रहे हो? आप लोग नहीं बना रहे हैं? बोला कहाँ से बना है? अब ना एड्रेस लिखवा देना, तो मैं घर पे भेजवा दूंगा। है? आ जाए हो? चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट होगा कि सर क्या आपने पीक्यूआरएस समाप्त कर दिया? समाप्त नहीं किया। बताया था तो 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। और इसमें देखो, पीक्यूआरएस में अभी एक टाइप भी छूटा हुआ है। एक टाइप होता है जिसे कहते हैं S1। उसके बाद एक सेंटेंस लिखा होता है और आता है पीक्यूआरएस, और यहां होता है S6। अब ये S1 और S6 स्टेबल है, चेंज करना है इसमें। तो समाप्त नहीं हुआ है। जितने बच्चे परेशान है कि सर समाप्त नहीं, इसेंस दिया हूं इसलिए कि आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि अमूमन ये कोई पढ़ाता नहीं है। पीक्यूआरएस, कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट जल्दी कोई कराता नहीं है। ग्रामर पढ़ा दिया, वो क्या पढ़ा दिया, हो गया। लेकिन उसका अगर ये सारी चीजें नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम रिजल्ट नहीं देगा। तो इसलिए पीक्यूआरएस भी कराऊंगा साथ साथ बीच में किसी दिन। और सैटरडे को 6 घंटे की क्लास है, ध्यान देना। टाइम कल मैं बता दूंगा सर से डिस्कस करके। और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। यानी आप लोग का तो चलेगा ही, साथ में ऑनलाइन भी रहेगा, जैसे चलता है डेली क्लास। टाइम मैं बोल रहा हूं, टाइम के बारे में कल आपको बता दूंगा। कल तो आओगे ना, तो कल बता दूंगा, आ जाओ। पहला वर्ड है आपका कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब होता है शिखर। कल्मिनेशन का मतलब होता है शिखर यानी ऊंचाई। कल या फिर 1-2 दिन पहले क्लाइमेक्स कराया था। क्लाइमेक्स का मतलब ही शिखर, क्लाइमेक्स का मतलब ही ऊंचाई, यानी टॉप है, शिखर है, उसे कहते हैं कल्मिनेशन। पीक कहलाता है। इसने सुना होगा आपने, कोरोना अपने पीक पर है, यानी अपने ऊंचाई पर है, तो उसे कहते हैं पीक। जेनिथ होता है, समिट होता है। समिट का मतलब होता है शिखर, ऊंचाई। जैसे आपने सुना होगा G20 समिट जो होता है, यानी समिट जो होता है, तो समिट मतलब शिखर, शिखर सम्मेलन। आपने देखा होगा कि उच्च स्तरीय वार्ता हो रही है, तो उच्च स्तरीय वार्ता को हाई समिट, यानी जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग उस पर बात करते हैं, उस पर समिट कहते हैं। वैसे ही है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब होता है शिखर यानी टॉप। देखो, एक शब्द है एकमी, कराया हूं। लैक्मी लगाइए, एक्मी पर पहुंच जाइए, यानी एकमी, लैक्मी लगाने से एकमी पर पहुंच गया। कल्मिनेशन का मतलब ही होता है शिखर। अब देखो, यहां से पेयर तैयार होना शुरू हो गया। आपके एग्जाम में या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा, और आंसर में जो क्वेश्चन का ऑप्शन होगा वो यहां ये देगा। तो यहां से पेयर बनना शुरू, और यहां से पेयर जो बन रहा है, सैटरडे की क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे स्पेशल चीजों के बारे में, वोकैबुलरी के बारे में दूंगा कि जिनको कहते हैं ग्रुपिंग वर्ड्स। ग्रुपिंग वर्ड्स का मतलब होता है कि जितने भी, अब जैसे शिखर के लिए जितने शब्द आ गए, पीक, जेनिथ, टॉप, हाई, समिट, कल्मिनेशन, एकमी, यानी ऐसे गिने चुने 10-12 शब्द हैं जो एग्जाम में पूछता है। उसी में से तो कोई ना कोई एक पूछेगा, उनको एक साथ। मेहनती के लिए जितने शब्द हैं एक साथ, नुकसान के लिए जितने शब्द हैं एक साथ, यानी नए के लिए जितने शब्द हैं एक साथ। तो एक ग्रुपिंग वर्ड्स की सीरीज को हम देखेंगे। कल्मिनेशन का मतलब होगा शिखर। कल्मिनेशन को याद करो, कल्मिनेशन यानी आज पढ़ाई कर रहा हूं, अगले आने वाले समय में कल मैं क्या रहूंगा, नेशन के टॉप पे, नेशन के शिखर पे। क्योंकि जैसे देखो, मान के चलो आप जितने लोग पढ़ाई कर रहे हो, मैं बार बार क्या सिखाता हूं, आज जो आप पढ़ रहे हो, आज अपने आप को जो समझ रहे हो, आप ये ही उम्मीद करना। आप, मैं जानता हूं कि आप किस जो लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, आप किस तरीके से रूम में रहते हो, किस तरीके खाना खाते हो, अच्छा नहीं लगता होगा। लगता है क्या? नहीं लगता होगा। तो कहीं ना कहीं आप ये निर्णय कर लो कि आने वाले 5 साल में, आने वाले 5 साल में मैं अपने लाइफ को चेंज कर दूंगा। यानी आपका एक ना गोल रहना चाहिए। आजकल के युवा सबसे ज्यादा इस चीज से परेशान है कि सर मैं पढ़ाई नहीं हो पाता है। पढ़ाई कैसे होगा?
अपने आप को आप शेड्यूल लेस कर रखे हो, कोई शेड्यूल नहीं है किसी का, कब पढ़ना है, कब क्या करना है, कब खाना बनाना है, कब क्या नहीं करना है, कोई नहीं शेड्यूल है। आप लोग शेड्यूल बनाओ और ये प्रतिज्ञा करो कि आने वाले 5 साल में मैं जहां खड़ा हो जाऊं वहां किसी की औकात ना हो कि बैठा रह जाए। याद रखना इस चीज को। तो कल्मिनेशन का मतलब होता है शिखर, यानी आज मेरी स्थिति जैसी भी हो लेकिन वादा करता हूं कि कल मैं अपने नेशन के सबसे शिखर पे रहूंगा, यानी टॉप पे रहूंगा, ऊंचाई पर रहूंगा। कल्मिनेशन का मतलब क्या हो गया? ऊंचाई, टॉप। नेक्स्ट देखो कंपेंसेट। कंपेंसेट का मतलब होता है हर्जाना देना, यानी जैसे आपने सुना होगा कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है हर्जाना और कंपेंसेट का मतलब होता है हर्जाना देना, वर्ब है ये। अब देखो कॉम्पेंसेट मतलब होता है हर्जाना देना। कैसा हर्जाना? जैसे आपने सुना होगा कि कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी में काम करने के दौरान कोई एक्सीडेंट हुआ, व्यक्ति मर गया, तो कंपनी के जो मालिक होते हैं कुछ आपको पैसा देते हैं रिलीफ फंड में, तो उसी को कहते हैं कंपनसेट करना। या फिर मान के चलो कि रोड पे जा रहे हो और गाड़ी से निकले, उधर से कोई आके ठोक दी, अब आगे ठोकने के बाद जो नुकसान हुआ उसके बदले में आपने उससे पैसा ले लिया, तो वो क्या कहलाएगा? कंपनसेट। यानी उसने कंपनसेट किया, आपको कंपनसेशन दिया, जो आपका नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई करी, उसी को कहते हैं कंपनसेट। तो कंपनसेट को याद करो, कंपनी के सेट, कंपनसेट कंपनी के सेट, यानी जितने भी कंपनी के सेट होते हैं, कोई दुर्घटना होती है तो उसे क्या देना पड़ता है? हर्जाना देना पड़ता है। तो कंपनसेट का मतलब हो जाएगा हर्जाना देना। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब होता है अनुमान लगाना। कंजेक्चर का मतलब होता है गेस करना। जैसे किसी चीज के बारे में आप पहले से ही सोच लेते हो, उसे कहते हैं कंजेक्चर। तो कंजेक्चर का मतलब क्या हो गया? अनुमान लगाना। जैसे नहीं होता है कि आपने एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद आपने पहले ही अनुमान लगा लिया कि मेरा इतना नंबर बनेगा, या फिर किसी चीज को देखा और देखने पर पहले ही अनुमान लगा लिया। अब पहले जो अनुमान लगाते हैं उसी को कहते हैं कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब क्या हो गया? अनुमान लगाना। अब इसको याद कर लो, मान के चलो आज पढ़ा रहा हूं, सैटरडे को क्लास है, सभी लोग अनुमान लगा रहे होंगे किस चीज का क्लास चलेगा, क्या पढ़ेंगे। यानी कि अब कोई बोले कि सर उस दिन PQRS कराएंगे, सर उस दिन ये कराएंगे, सर उस दिन वो कराएंगे, ये चीज चल रहा होगा दिमाग में, लेकिन सभी लोग क्या कर रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं। तो कंजेक्चर को याद करो, कौन सा लेक्चर? कंजेक्चर, कौन सा लेक्चर, यानी आने वाले क्लास में कौन सा लेक्चर चलेगा, इसके लिए क्या कर रहे हो? अनुमान लगा रहे हो। तो कंजेक्चर का मतलब क्या हो गया? अनुमान लगाना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका कॉन्टुमेसी। कॉन्टुमेसी का मतलब होता है जिद्दी। देख लो, प्यारा शब्द है और कई बार पूछा है, नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछा है, अच्छे खासे बैंक के एग्जाम में पूछा है। नॉर्मल में पूछता है ऑब्स्टिनेट, हेडस्ट्रॉन्ग, यानी ऑब्स्टिनेट है, जिद्दी है, स्टर्न है, ये नॉर्मल शब्द पूछता है। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ कुछ दिन पहले, एयरफोर्स का क्वेश्चन पूछा था स्टबर्न। स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट यानी जिद्दी के लिए दिखाता है, लेकिन अच्छे खासे एग्जाम में पूछा है कॉन्टुमेसी। तो कॉन्टुमेसी का मतलब ही क्या होता है? जिद्दी। याद करो कांता मौसी, कॉन्टुमेसी कांता मौसी, यानी कांता मौसी कैसी है? जिद्दी है। यानी कांता मौसी कैसी है? जिद्दी है। तो कॉन्टुमेसी का मतलब क्या होगा? जिद्दी। तो कॉन्टुमेसी जैसे दिखेगा याद नहीं आएगा, तो कॉन्टुमेसी का मतलब हो गया जिद्दी। नेक्स्ट देखो कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है मोटा। एसएससी का फेवरेट वर्ड है, कई बार पूछ लिया कॉर्पुलेंट। ध्यान देना, कॉर्प का मतलब ही होता है मांस, यानी कहीं ना कहीं मांस से संबंधित होता है अगर कॉर्प शब्द लग जाए। यानी कॉर्पुलेंट का मतलब होता है मोटा, यानी मोटा कैसा? जो बहुत ज्यादा मांस रखा हुआ है, यानी जिसके शरीर में ज्यादा मांस है उसी को कहते हैं कॉर्पुलेंट। 2-3 शब्द आता है, एक ओबेसे आता है, चबी आता है, स्टम्पी आता है, स्ट्राउट आता है, एडिपोज आता है, फैटी आता है, यानी इन सब का मतलब होता है मोटा। मोटा, थुलथुल, इन सबको कहते हैं अलग अलग शब्दों में। यहां पर शब्द है आपका कॉर्पुलेंट। अब कॉर्पुलेंट का मतलब क्या होता है? मोटा। मान के चलो कि कोई एक मोटा सा है 120 किलो का और कार में बैठ गया और कार हो गई खराब। अब कार खराब हो गई तो वो बताओ, कार हाथी को भी बुला लो, कार खींच पाएगी? मेरा कहना यह है कि अगर मोटा आदमी कार में बैठ गया और पीछे से 2 निकले पतले पतले से लगे कार को पुल करने, कार को पुल कर रहे हैं, तो कार आगे जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? कार पुल क्यों नहीं हुई? क्योंकि कॉर्पुलेंट था। यानी क्या था वो? मोटा था। तो कॉर्पुलेंट का मतलब हो जाएगा मोटा, थुल, उसे कहते हैं कॉर्पुलेंट। ओबेसे, ध्यान देना, ये भी पूछता है एग्जाम में। इन सब का मतलब क्या होता है? मोटा, थुल। नेक्स्ट देखो कॉन्ट्राडिक्ट।
कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना। ये बहुत स्पीकिंग टर्म में यूज होता है। द स्टेटमेंट आर यू मेकिंग ओवर हियर दैट इज टोटली कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है कि किसी भी शब्द को आपने कहा और सेम उसका रिजल्ट उसके अपोजिट आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया। जैसे मान के चलो कि आप एग्जाम दे के आए और एग्जाम दे के आप आए और आपका दोस्त, आपका रूममेट पूछा और बताओ तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। बोला ना, जीवन में, इस जीवन में नौकरी उकरी लगा लिखा नहीं है किस्मत में, एग्जाम पूरा खराब चला गया है। और आपका दोस्त है, अब दोस्त लगा उसको मनाने में, जाने तो कोई बात नहीं, रोए जा रहा है, उसको पता नहीं क्या चल रहा है, उसका दोस्त जाके मिठाई उठाई लेके आया, खिलाया, कोई बात नहीं खा लो, लो आज बात तुम ही कर लो, ऐसे कहानी चल रहा है। और जो भी मन करे दोस्त उसका खुश करने में लगा हुआ है, और जिस दिन रिजल्ट आया पता चला कि AIR1 आ गया। आप बताओ कि AIR1 आया, उसका दोस्त जितना भी कुछ किया वो उस दिन क्या हाल होगा उसका, छोड़ेगा। इसी को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, यानी तुमने तो बोला था कि पेपर खराब हो गया, रिजल्ट ही नहीं होगा, और देखा तो AIR1 आ गया, तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक तुम्हारा 1 आ गया। इसी को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्ट। देखो इस शब्द पे समझ लेना, यहां लिखा है आई एम नॉट एन एग। अब बताओ एक नहीं है, यानी जो बात कहा उसी का ठीक उल्टा हो जाने को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्ट करना। कॉन्ट्रा का मतलब ही होता है उल्टा, यानी कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रा का मतलब ही उल्टा होता है, ऐसे कंट्रा है, इन दोनों में विरोधी है, उसी को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, विरोध करना, अपोज करना। तो कॉन्ट्रा का मतलब होता है विरोध, तो उसी से लगा है कॉन्ट्राडिक्ट। ध्यान देना, कुछ शब्द आता है जैसे कि कॉन्ट्राडिक्शन, तो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो स्टेटमेंट दिया गया है वही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, यानी ION लगा, नाउन है ये, और ये है कॉन्ट्राडिक्ट, विरोध करना, वर्ब हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट से आपका कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है करुणा। करुणा का मतलब समझते हो, समझते नहीं, दया, एग्जैक्टली। यानी कि यहां पर करुणा है। देखो करुणा का मतलब बताता हूं, करुणा का मतलब दया नहीं, सॉरी दया है, लेकिन ये टॉप लेवल है। जैसे मान के चलो कि कोई व्यक्ति है, दया के लिए बहुत सारा इंग्लिश होता है, काइंड होता है, ह्यूमेन होता है, अर्बेन होता है, और यहां पर है कंपैशन यानी करो। इसीलिए मैं दया नहीं लिखा, हालांकि सिनोनिम्स में देखो काइंडनेस दिया है, जानबूझ के इस शब्द को करुणा लिखा, चाहता तो दया लिख के निपटा देता, लेकिन इसके लेवल की बात कर रहा हूं तो सबसे टॉप लेवल पर है। जैसे मैं आपको बताता हूं, इस कहानी से समझ पाओगे कि आपने रामायण देखा होगा। हनुमान जी गए हैं जब सीता जी के पास मिलने के लिए, तो सीता जी को यकीन नहीं हो रहा है कि कोई सच में राम जी का दूत आया है। बार बार बोलते हैं हनुमान जी कि मैं, प्रभु राम जी ने भेजा है, मैं आया हूं यहाँ पे, नहीं मान रहे, कहते अंगूठी दिखाए, उसके बाद भी यकीन नहीं हुआ। बोल रही है क्या कि जो अंगूठी है मायावी, तो इसको जल्दी बना नहीं सकते, लेकिन मन का जो मन में जो रखा है उन्होंने, जो कंफ्यूजन है वो दूर नहीं हुआ। तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि रामदूत मैं, मतलब मैं राम का दूत हूं, रामदूत मैं मातु जानकी, असत्य शपथ करुणा निधान की, यानी राम का मैं दूत हूं और आप माता जानकी हो, और मैं करुणा निधान की शपथ खा के कहता हूं ये सारी बातें। उसके बाद सीता जी ने सोचा कि ये तो प्राइवेट, हम लोग का प्राइवेट चैट की बात ये कैसे जान गया, यानी सीता जी प्रेम से उनको करुणा निधान कह के बुलाती थी, यानी करुणा निधान है, यानी फुल ऑफ दया जिनके अंदर भरा हुआ है। तो वहां से उन्होंने पकड़ा कि हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला कि मोरे हृदय परम संदेहा, बहुत सारी चीजें हुई, आपने सब जानते होंगे। लेकिन यहां पर दया का जो लेवल है बताओ नीचे है। जैसे मान के चलो कोई भूखा व्यक्ति है, कोई छोटा बच्चा रो रहा है, आपने उसको 2 रोटी दे दिया, कुछ खिला दिया, दया आप में भी है। गरीब के बारे में सोच लिया, दया दिखा दिया। लेकिन ये जो करुणा है ना, ये करुणा बहुत टॉप लेवल का है, यानी अपने आप में ये सबसे अपर लेवल का है। तो देखो कंपैशन को याद करो कम फैशन से, कि जो लोग कम फैशन करते हैं उनके अंदर क्या होता है, करुणा, उनके अंदर होता है दया, काइंडनेस। कंपैशन, कम फैशन, यानी कम फैशन करने वालों के पास क्या होता है, दया होता है ज्यादा। नेक्स्ट देखो कैमेरा। कैमेरा का मतलब होता है कल्पना, कैमरा का मतलब होता है देखो इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब एक तरीके से समझ लो कि ढोंग तरीके से समझ सकते हो, यानी कैमरा का मतलब होता है कल्पना, यानी कल्पना एक ऐसी चीज है जिसके बारे में रियलिटी से दूर हो। देखो ट्रूथ से क्या है, एंटोनिम्स है, इसका एंटोनिम्स ट्रूथ है। सत्य से जो कोसों दूर हो उसे क्या कहते हैं,
उसे कहते हैं, सत्य से जो दूर हो उसे कहते हैं कैमरा। तो कैमरा से बहुत सी पापा की परियां देख लोगे, कैमरे फोटो पर फोटो देखोगे, नहीं कहते हैं कि नो वन इज एज ब्यूटीफुल एज द इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फोटो एंड नॉट अगली एज आधार कार्ड फोटो। तो उसी को कहते हैं कैमरा। कैमरे पर यकीन नहीं करना, क्योंकि कैमरा कैसा होता है, कल्पना से भरा हुआ, इल्यूजन होता है, उसमें कल्पना होता है। तो कैमरा को याद कर लेना कैमरा से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है चिकी। चिकी का मतलब होता है बेशर्म, यानी चक्की का मतलब होता है बेशर्म। एक शब्द कराया हूं ब्रैश, ब्रैश नहीं कराया हूं, एक बार रिवाइज कर लिया करो। ब्रैश है इसका सिनोनिम्स ऑफ ब्रैश करा चुका हूं बी में। यहां पर है चिकी। चिकी का मतलब होता है बेशर्म। अब पूछेगा चिकी से, तो अब देखो चिकी को याद कर लो चिंकी से, चिंकी मिंकी। तो मेरा कहने का उद्देश्य कुछ और है, गलत मत समझ लेना। मान के चलो किसी का नाम ही हो इसमें या इसमें चिंकी, तो गुस्सा आ जाएगी मेरे पे। तो चिकी का मतलब बेशर्म, तो याद कर लो चिंकी। कोई भी किसी का नाम हो कि चिंकी कैसी है, बेशर्म है। यानी कि चिकी चिंकी 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 मिंकी वाली चिंकी कैसी है, बेशर्म है। क्लियर है? आओ जरा नेक्स्ट देखो, यहां पर है कैची। कैची का मतलब होता है आकर्षण, यानी कैची का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो। यानी कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव का मतलब यह है कि जैसे मान के चलो कि मैं यहां पर खड़ा हूं, अब मैं यहां पर कैची तो हूं नहीं, लेकिन मेरे बजाय कोई और होता, समझ रहे हो मतलब? तो बताओ क्या होता वो? यहां पर ऐश्वर्या राय को बुला दो, तो यहां कम यहां ज्यादा देखोगे, उसी को कहते हैं कैची है। यानी काफी अपने आप में क्या है, आकर्षण है उसके अंदर, यानी काफी आकर्षक है। देखो यहां पर शब्द लगा है सिनोनिम्स में अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब होता है काफी आकर्षण भरा हुआ, यानी जिसके अंदर काफी अट्रैक्ट हो, यानी उस चीज से आप काफी अट्रैक्शन रखते हो, तुरंत अट्रैक्ट हो जाओ, उसे कहते हैं कैची। तो यानी कैची को याद कर लो कैच से, कि बहुत से ऐसे कैच लिए गए जो काफी अपने आप में क्या है, आकर्षण है, यानी आकर्षक कैच लिए गए हैं। तो कैची का मतलब क्या हो जाएगा, आकर्षण। क्लियर? नेक्स्ट देखो, आओ जरा देखा जाए कितना याद है। पहला है कल्मिनेशन, कॉम्पेंसेट हर्जाना देना, कंजेक्चर अनुमान लगाना, कॉन्टुमेसी यानी कि कॉन्टुमेसी कांता मौसी, कॉर्पुलेंट मोटा, कॉन्ट्राडिएट विरोध करना, कंपैशन करुणा। चिकी और कैची आकर्षण, इसे कहते हैं। देखो जितने सारे शब्द हैं ये आप देखोगे नॉर्मली यूज करने में शब्द नहीं आते हैं। अब अट्रैक्टिव के लिए चिकी कौन, सॉरी कैची कौन यूज करता है, नहीं करता है। बेशर्म के लिए चिकी करेगा कोई, नहीं करेगा, सेमलेस बोल देगा, यही सब होगा। मान के चलो कोई व्यक्ति है, अब बोल दे कि मैं कैसा लग रहा हूं या कैसी लग रही हूं, आपने बोल दिया यू आर लुकिंग एज अ कॉर्पुलेंट, उसको लगेगा कि वाह, तारीफ के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लेकिन आपने तो कहे कुछ और दिया, पता चला नहीं। तो ये सारे शब्द होते हैं, ये स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी को समझते हैं। टॉपिक हम लोग का चल रहा था वर्ब, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कल मैंने आपको रेगुलर के और इरेगुलर के बारे में बात, हाँ बिल्कुल, यानी कि रेगुलर और इरेगुलर के बारे में बता दिया था। देखो रेगुलर और इरेगुलर के बारे में बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि मैं आपको कुछ लिस्ट दूंगा और आपको भी अपना एफर्ट लगाना है कि जितने शब्द होते हैं, जैसे मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा कि जैसे टांगने से संबंधित सवाल पूछता है तो आता है हैंग। हैंग का मतलब हो गया टांगना। तो एक शब्द होता है हैंग के अलग अलग होंगे, एक मैंने लिख दिया हैंग्ड और एक दूसरा इसका फॉर्म लिख दिया हैंग, और एक आता है जिसे कहते हैं हैंग और आता है हंग और यहां होता है हंग। इससे क्वेश्चन पूछ देता है। इसका मतलब होता है, हंग का मतलब कपड़े को टांगना और हैंग्ड का मतलब होता है कि फांसी पर लटकाना। अब पूछेगा कि कोर्ट ने उसे हंग कर दिया, तो हंग तो कपड़ों को किया जाता है,
हैंग्ड होगा। अब देखो लड़का कंफ्यूज रहता है कि याद कैसे करे, तो याद करवा देता हूं, ध्यान से देखो। यहां पर है हंग, हंग का मतलब क्या होता है? स्पेशली कपड़े को टांगना। लेकिन कुछ दिन के बाद लड़का भूल जाता है कि कपड़े को टांगने के लिए ये था या ये था, तो याद रखना हंग होता है। हंग को याद करो अंग से, अंग का मतलब क्या हो गया? शरीर, और अंग पे कपड़ा पहनते हो ना, तो अंग से याद आएगा हंग, यानी कपड़े टांगने के लिए क्या आएगा? हैंग की हंग, तो हंग याद रखना। इन सारी चीजों से क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ जाए, बिल्कुल कई बार पूछा है। देखो ये वाला हैंगर जो है, हैंगर इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा। जैसे कपड़े खूंटी समझते हो, खूंटी, उसी को हैंगर कहते हैं। तो इसमें भी ई आर लगा दूं, इसमें भी ई आर लगा दूं, पूछू कौन सा वाला है, तो इससे एरर नहीं बनेगा, दोनों सही है। लेकिन यहां हैंग्ड होता है, यहां हंग होता है, हैंग्ड होता है और हंग होता है। तो यहां पर अगर हंग, अगर कभी कपड़ा सुखाने की बात करे तो हैंग्ड लगाएगा कि हंग लगाएगा, और फांसी पर चढ़ाने की बात करें तो एरर आता है, इससे याद रखना। आगे बढ़ जाएं, ध्यान देना। मैंने आपको कल एक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया था, और मैंने आपको दो दायरे बताए थे। एक दायरा होता है प्रेजेंट का, और दूसरा दायरा होता है पास्ट का। क्लियर? यानी प्रेजेंट है और पास्ट है, यही दो दायरे हैं। उसमें मैंने आपको लिखवाया था इज, एम और आर, और यहां होता है वाज और वर। यहां हो गया हैज और हैव, यहां हो जाएगा हैड। यहां होता है डू, डज, और यहां हो गया डिड। अब बताओ, अब याद करने में दिक्कत हुआ? इसे कहते हैं इज एम आर। अगर दिखे तो क्या कहोगे? प्रेजेंट। हैज हैव दिखे तो, और डू डज दिखे तो प्रेजेंट, यानी ये प्रेजेंट है। लेकिन वॉज और वर दिखा तो, हैड दिखा तो, और डिड दिखा तो। क्लियर? अब एक बात जरा मुझे बताओ, प्रॉब्लम कहां होती है? कि प्रॉब्लम होता है कि यहां पर इज लिखा, बताओ ये इज क्या है? एक्सिलरी वर्ब है। जरा एक बार हाथ उठा के बता दो कितने लोग चाहते हैं एक्सिलरी वर्ब है? अभी तो बोल रहे थे एक्सिलरी वर्ब है। मैंने क्या बार बार सिखाया है? आंख बंद करके आंसर नहीं देना है, सीधा जवाब होना चाहिए कि सर अभी बता नहीं सकते क्या है ये, क्योंकि ये एक्सिलरी वर्ब है एज वेल एज मेन वर्ब है। यानी इसे एक्सिलरी वर्ब कहेंगे और मेन वर्ब भी कहेंगे, तो ये फिर मेन वर्ब कैसे हो गया? तो मेन वर्ब ये तब होगा कि जब मैंने बोला था सब्जेक्ट के बाद अगर एक्सिलरी वर्ब हो और इसके बाद अगर मेन वर्ब हो। मेन वर्ब में कौन सा? V3। मेन वर्ब में कौन सा? प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ये जो एक्सिलरी वर्ब है, ये यहां पर एक्सिलरी वर्ब ही क्या बन जाता है? हेल्पिंग वर्ब, और इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि यहां पर अगर सब्जेक्ट लिखा, यहां पर एक्सिलरी वर्ब लिख दिया, उसके बाद नाउन या फिर प्रोनाउन लिख दिया, तो यहां पर ये एक्सिलरी वर्ब ही क्या बन जाता है? मेन वर्ब। क्लियर है? अभी मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी, जैसे 5 तरीके के वर्ब बताया था, V1, V2, V3, V4 और V5। V4 के बारे में बताया था ING लगा दो, और V5 के बताया था एस और ES लगा दो, यही बताया था तरीका। अब एक जरा बात ध्यान से समझना, यहां पर देखो ये सभी के सभी एक्सिलरी वर्ब है कि नहीं? इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डीड, हैज, हैव, हैड, सब के सब एक्सिलरी वर्ब हैं। चलिए, मैंने बोला कि अगर ये एक्सिलरी वर्ब हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद V3 या V4 आ जाएगा। लेकिन ये मेन वर्ब जब बनेगा तो इसमें अलग अलग तरीके के मेन वर्ब बनेंगे। पहला तरीका है वर्ब टू बी, यानी वर्ब टू बी का मतलब है कि एक ऐसा एक्सिलरी वर्ब जो होने का बोध कराएगा। होने का बोध का मतलब क्या है? मैंने लिखा आई एम अ टीचर, मैंने बोला यू आर अ स्टूडेंट। अब एक बात बताओ कि मैं एक टीचर हूं, तुम एक स्टूडेंट हो, तो यहां पर होने का ही तो बोध करा रहा है। यानी कि आप एक टीचर हो, सॉरी मैं एक टीचर हूं, आप एक स्टूडेंट हो, तो यहां पर हो ही तो रहा है। तो होने के लिए आई एम लगाए, यू आर लगाए। यहां पर अगर मैंने लिख दिया ही इज अ स्टूडेंट,
तो यहां पर इज आया कि नहीं? तो होने के लिए कितने वर्ब हो गए? इज, एम और आर। हुआ ना होने का? या फिर ये ऐसे भी हो सकता है कि वह एक टीचर था, ही वॉज अ टीचर। मैंने बोला कि वह एक टीचर था, या फिर तुम एक स्टूडेंट थे, यू वर अ वॉज। यहां पर ये यू वर होगा ना? अरे ये यू प्लूरल होता है, वर्ब प्लूरल लेगा, ही सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर लेगा। तो एक बात जरा बताओ, टोटल निकल के कितने आए? तो एम होने का, आर भी होने का, इज भी होने का, वॉज भी होने का और वर्ब भी होने का। ये टोटल होने के वर्ब हैं। इसके अलावा कोई है तो और बताओ, और कोई है वर्ब इस होने का? और कोई नहीं है। अब देखो, अगर ये होने के वर्ब हैं तो फिर इनको पिरो देते हैं, कौन V1 है, कौन V5 है, कौन V2 है, कौन V3 है, कौन V4 है। यहां पर फर्क सिर्फ इतना है कि ये है प्रेजेंट का और ये है पास्ट का। इतना तो समझ रहे हो ना? ये टोटल हो गए कौन से वर्ब? यानी वर्ब टू बी। लेकिन एक बात का ध्यान दो, यहां पर एक्सिलरी वर्ब के बाद नाउन नहीं है, यहां पर एक्सिलरी वर्ब के बाद नाउन नहीं है, यहां पर एक्सिलरी वर्ब के बाद नाउन। तो ये एक्सिलरी वर्ब कहलाएगा कि मेन वर्ब कहलाएगा? इसीलिए लिखा वर्ब टू बी। ये सब के सब क्या बन गए? मेन वर्ब। अब एक बात बताओ कि आपने बोला कि आर मेन वर्ब है, इज मेन वर्ब है, एम मेन वर्ब है, तो मैंने यहां पर लिखा आर। बताओ ये कौन सा वर्ब? एक्सिलरी वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब भी हो जाएगा और मेन वर्ब भी हो जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इसके बाद अगर नाउन या प्रोनाउन दे दिया, तो अगर इस आर के बाद अगर कोई वर्ब मेन वर्ब दे दिया तो कौन सा? V3 या V4 में ये एक्सिलरी वर्ब बन गया। इसका मीनिंग होगा, इसका मीनिंग नहीं होगा। इतना फर्क समझ में आया? अब एक एक को पिरो देते हैं। यहां पर अगर V1 है, ध्यान देना, अगर यहां पर V1 है तो V1 को मैंने बोला था प्रेजेंट, तो वॉज और वर्ब में से कोई आएगा? इसी में से आएगा, प्रेजेंट में से। अब मैंने बोला था प्लूरल, तो प्लूरल होता है एम और प्लूरल होता है आर। तो लिख लो एम और आर। V5 दिखा तो इज, अगर V2 दिखा तो पास्ट आता है, तो पास्ट के लिए क्या हो जाएगा? वॉज, वेयर नहीं वर। समझ में आया इतना? अगर डायरेक्ट ऐसे लिखता तो रटवाना हो जाएगा। एक एक को समझाते हुए लिख रहा हूं कि V1 एम और आर होता है, V5 इज होता है, V3 अब V3 को क्या लिखोगे? अब जितना लिखा था इज, एम, आर, वॉज, वर तो सब लिखा गया। V3 में फिर क्या लिखोगे? तो ध्यान देना, मैं क्या पढ़ा रहा हूं? वर्ब टू बी। यानी बी वी होता है B1, इसे कहते हैं V1। अगर ये बना दिया बीन तो बन जाएगा क्या? V3। अगर इस बी के साथ लगा दिया ING क्या बन जाएगा? V4। समझ में आया? तो यहीं पर क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा बीन और यहां पर ये हो जाएगा बीइंग। नोट करो। अब ये होने का वर्ब है पूरा, इसे होने का वर्ब कहते हैं। हो गया? आगे बढ़े, जल्दी जल्दी पेन चलाओ। अब देखो, हो गया। तो यहां पर होने का वर्ब हो गया। अब करने का वर्ब कर देते हैं कि कौन सा वर्ब करने का होता है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। हो गया ना? चलो, अब देखो, करने का बोध करा रहा है, तो करने का बोध कराए तो उसके लिए कौन कौन सा इस्तेमाल करेंगे? जो एक्सिलरी वर्ब के जैसा वर्ब हो। तो ध्यान देना, अगर V1 दिखा डू, करने के लिए डू ही होता है ना। अगर V5 दिखा डज, अगर V2 दिखा डिड, अगर V3 दिखा तो डन। और इसमें बहुत बढ़िया तैयारी, जल्दी से नोट करो। नहीं, वो कमेंट भी हो गया। ये देखो, अब एक बात बताओ, अगर इनको हटा दूं
तो बताओ कि डू एक्सिलरी वर्ब था कि नहीं, डज एक्सिलरी वर्ब था कि नहीं, और डिड भी एक्सिलरी वर्ब था। ये सभी के सभी एक्सिलरी वर्ब थे, लेकिन ये एज वेल एज मेन वर्ब भी बन गए। अब मेन वर्ब बनेगा तो देखें कैसे मेन वर्ब बन रहा है, समझ में आया। ये हो गया करने का, वो था होने का, और अब आएगा रखने का। रखने का मेन वर्ब क्या है, यानी वर्ब टू हैव। रखने के लिए अगर हो तो V1 को कहते हैं हैव, V5 को कहते हैं हैज, अगर V2 है तो हैड, और यहां क्या होता है हैड, यहां क्या होता है हैविंग। जल्दी से नोट करो, जितना जल्दी हो सके, तो तूफान दिखाना है। अभी इतना पढ़ा रहा हूं जो अब समझ में आएगा कि सर इतना पढ़ा क्यों रहे हैं, इन सारी चीजों पर क्यों ध्यान दे रहे हैं। नोट हो गया। अब देखो कि यहां पर हेड है और यहां पर हेड है, दो जगह हेड दे दिया। तो एक बात बताओ कि अगर यहां वाला हेड और यहां वाला हेड एक जैसा है तो पहचान कैसे होगी। तो यहीं पर ग्रामेरियन ने रूल इसीलिए दिया था कि अगर कभी भी V3 आएगा तो उसके पहले एक्सिलरी वर्ब आएगा, यानी V3 कभी अकेले नहीं आएगा, एक्सिलरी वर्ब प्लस V3, एक्सिलरी वर्ब प्लस V4, साथ साथ रहेगा ये। यानी एक्सिलरी वर्ब के बाद V3, एक्सिलरी वर्ब के बाद V4, उसके बाद आ सकता है। आगे बढ़े, आगे बढ़ो, समझो। यहां पर मैंने लिखा, वही चीज लिखा, आई हैव गॉन टू स्कूल। अब एक बात बताओ, यहां पर क्या है, ये V3 है, यहां पर हैव क्या है, वर्ब टू हैव है, क्या है ये एक्सिलरी वर्ब। यानी एक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट का है तो टेंस का नाम क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव गॉन टू स्कूल, लेकिन मैंने क्या लिख दिया कि आई हैव अ पेन। अब एक बात बताओ, ये हैव क्या है, एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। कैसे पहचान हुआ, नाउन से पहचान हो गया। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, आई डोंट हैव अ पेन, क्योंकि यहां पर हैव क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में कभी भी हम नो नॉट नेवर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कल बताया था, आई गो टू स्कूल का करोगे आई गो नॉट टू स्कूल, आई डू नॉट करना पड़ेगा, तो वैसे ही होगा आई डू नॉट हैव अ पेन। क्लियर। अब देखो यहां पर मैंने लिखा आई हैड। अब बताओ कि आई हैड लिखा, ये कौन सा है, हैड क्या है, V3 है, V3 नहीं है। आई हैड माई लंच। अब बताओ यहां हैड V3 नहीं है। कितने लोग चाहते हैं हैड V3 नहीं, इधर हाथ उठाओ। और कितने लोग चाहते हैं कि V3 है, वो हाथ उठाओ। एक बार फिर से पूछ ले, कितने लोग चाहते हैं V3 है और कितने लोग चाहते हैं V2 है। क्या है ये, अपने नोट्स को खोलो और देखो कि V2 में हेड आया है कि नहीं। आप समझ में आया, V2 वाला हेड है। अब लड़कों का अगर दिमाग ये कहे कि सर ये वाला हेड क्यों नहीं है, हेड अगर ये V3 वाला होता तो इसके पहले कोई ना कोई एक्सिलरी वर्ब होता, एक्सिलरी वर्ब नहीं है तो इसका मतलब V3 नहीं है। सीधा सा जवाब है, अगर एक्सिलरी वर्ब नहीं तो V3 नहीं, एक्सिलरी वर्ब नहीं V4 नहीं। अब समझ में आया। तो अब यहां पर रूल क्या कहता है कि आई हैड माई लंच, अगर मैं पूछूं इसका नेगेटिव बनाओ तो क्या करोगे, आई, अब हैड V2 है। अभी कुछ दिन के बाद टेंस शुरू करूंगा, स्ट्रक्चर पूरा बताऊंगा। V2 का जब हम जैसे सुनो, V1 का नेगेटिव बनाते हैं तो डू और डज लगाते हैं, तो V2 का नेगेटिव बनाते हैं तो डिड लगाते हैं। तो आई डिड नॉट, अब हैड होता है V2, और जब भी आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर जब पास्ट का, तो वहां होता है कि डिड के बाद नॉट लगाया तो V2 नहीं V1 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा क्या, हैव माई लंच। समझ में आया।
आई डिड नॉट हैव माई लंच। अब बनाना यहां से सीख लो। अब देखो मैं क्या किया कि मैंने लिखा आई हैड। हैड कौन सा? अब अगर बोल रहे हो पता नहीं तो कैसे पता चले? ये कौन सा है अभी? V2 है। बार बार क्या सिखाता हूं? अपने मन से नहीं बोलना है। अब एक बात बताओ, कितने लोग चाहते हैं V2 में? और 10,000 की शर्त लगाओ मेरे से। इसीलिए सिखाता हूं कि पहले नहीं बोलना। आई हैड माई। अब एक बात बताओ, जितने लोग यहां V2 कह रहे थे गलत हुए कि नहीं? यहां पर हैड क्या है? ये क्या है? एक्सलरी वर्ब। हैड का मतलब तो यहां एक्सलरी वर्ब है, यहां हैड का मतलब खाना होता है। हैड का मतलब रखना होता है। जैसे लिखा आई हैड माई लंच, तो लिख दो आई हैड टेकन माई लंच। अब देखो यहां टेकन क्या है, और जरा सीट निकाल के देखना हैड V3 में लिखवाया हूं कि नहीं। तो जैसे V3 ये वैसे V3 ये, यहां पर हैड क्या हो गया? एक्सलरी वर्ब। तो इसीलिए बार बार सिखाता हूं कि जल्दबाजी में, अगर जल्दबाजी में बोल रहे हो कि सर ये एक्सलरी वर्ब है, सर ये V2 है, एक बताया V2 लगा दिए, सभी लोग V2 लगाने लगे। तो यही चीज समझा रहा हूं कि जहां आप बोलो, जिसके सामने आप बोलो, वहां कोई टिकना नहीं चाहिए। यहां से यहां क्या हो गया? एक्सलरी वर्ब। अब लड़का बोलता है कि हैड पढ़े हो, तो हैड कुछ होता है? यही तो है हैड और हैड। इसी को लड़का बोल हैड पढ़े हो। हैड कुछ नहीं होता, यही है हैड प्लस हैड। हैड का मतलब रखना। तो जैसे आई हैड माई फूड, वैसा होगा आई हैड टेकन माई फूड। क्या दिक्कत है? अब बताओ, यहां तक तो गलती नहीं करोगे ना? मुझे एक डाउट है, मैं आप लोगों का कॉपी चेक कर रहा था। मुझे एक डाउट है कि आगे आगे तो चलता जा रहा हूं, पीछे का भूलते तो नहीं जा रहे हो ना? भूल रहे हो? जरा इस क्वेश्चन पे देख लिया जाए। द मून हिडन हिज फेस बिहाइंड द क्लाउड। क्या होगा? ए में कितने लोग हैं? बी में कितने लोग हैं? और सी में कितने हैं? बी में इतने लोग। इस क्लास को पढ़ाने की जरूरत है? अब देखो, जान आपके दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लिया कि जैसे चाहूं वैसे आंसर दिलवा सकता हूं। पुरानी बातों को दिया, लेकिन पुरानी बातों को याद कर लिए, पुरानी बातों को याद करके यहां हर को याद कर लिए, और अभी अभी बताया, अभी अभी समझाया, उसको भूल गए। देखो कैसे आप लोगों का दिमाग यहां पर केंद्रित कर दिया, हिज में, हर में और इट्स में। लेकिन जरा एक बात बताओ, कल ही बताया था, कल ही शायद लिखवाया था या देखे थे, यहां पर देखो हाइड होता है V1, हीड होता है V2, और V3 क्या होता है? हिडन। यानी अगर यहां पर V3 का इस्तेमाल कर दिया गया तो एक्सलरी वर्ब चाहिए। अभी लिखवाया था ना, कहां गया? प्रूफ दिखाता हूं। देखो, अगर V3 आएगा तो एक्सलरी वर्ब आएगा, अगर V4 आएगा, हो गया ना ब्लंडर? भारी मिस्टेक कर दिए ना? यानी V3 से पहले एक्सलरी वर्ब होगा ही होगा, चाहे जैसे भी आए। अगर एक्सलरी वर्ब नहीं तो V3 नहीं, गलत हो जाएगा। अब देखो, आपका दिमाग तो था कि सर बताए हम कैसे भूल जाएंगे, हीज, हर और इट्स में लिपट गए, लेकिन यहां पर ध्यान नहीं दिया। बताओ यहां हिडन V3 है कि नहीं? यहां पर हिडन V3 है, तो V3 बिना एक्सलरी वर्ब का आएगा? तो अगर नहीं आएगा तो सेंटेंस यहीं पर गलत हो गया, यहां तक आगे जाने की तो जरूरत ही नहीं है। सेंटेंस यहीं पर गलत हो गया। अगर इसका सही बनाना होगा तो बनाना पड़ेगा द मून। क्लियर? यहां पर हिडन है तो लगाओगे हैज, प्रेजेंट का दिखाओगे, द मून हैज हिडन। अब यहां पर, अब तो बारी, यहां तक तो सही किए, उसके बाद बारी आई कि इट्स लगाओ, हर लगाओ कि हिज लगाओ, तो अब आएगा हर फेस बिहाइंड द। समझ में आया? कहां निशाना था, कहां लगवा रहा था, समझ में आया? पुरानी बातों को बताया
तो आपका ध्यान यहां पर गया ही नहीं, आ गया इट्स पे, हर पे और हिज पे, लेकिन ब्लंडर तो इसमें था। अब जीवन में कभी भूलोगे कि V3 बिना ऑक्सिलरी वर्ब का नहीं आता है? कभी अगर भूल गए तो बताओ, अनारकली की तरह दीवार में चुनवा दिया तो कोई दिक्कत हुआ? हाथी के पांव तले कुचलवा दिया तो कोई दिक्कत, पाप लगेगा मुझे? पाप नहीं लगेगा। तो इसीलिए इस सेंटेंस को दोबारा से, ये समझ में आ गया सबको? कोई है जिसको ना समझ में आया हो? मेरा इतना कहना, समझ में नहीं है आपको? मैंने ये बोला कि अगर आपकी पहचान सही है, अगर आपने पहचान लिया कि V3 है ये, तो बिना एक्सिलरी वर्ब के नहीं आएगा। अब एक्सिलरी वर्ब कौन सा? तो एक्सिलरी वर्ब कल लिखवाया था, कौन कौन सा? इज, एम आर, वॉज, वर, डू, डज, डीड, हैज, हैव, हैड, जो मन करे वो लगाओ। लेकिन अब थोड़ी चीजों बताऊंगा। प्रेजेंट का दिखाना होगा तो प्रेजेंट में आएगा इज, एम आर, इज, एम आर आएगा, डू, डज आएगा, हैज और हैव आएगा। यानी कि इज, एम, आर प्रेजेंट का, डू प्रेजेंट का, डज प्रेजेंट का, हैज और है प्रेजेंट का। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था द मून हैज, तो हैज यहां पर एक्सिलरी वर्ब दिया, उसके बाद V3 दिया। समझ में आया? यानी एक्सिलरी वर्ब के बाद V3 का इस्तेमाल करोगे। अब एक बात बताओ, क्या मैं हैड नहीं लगा सकता हूं? हैड का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकता हूं? अगर करूंगा तो पास्ट का हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि चांद ने अपना चेहरा बादलों के पीछे छुपा लिया, प्रेजेंट का, छुपा लिया था, तो हैड नहीं आ सकता है? नहीं आ सकता है। जरा एक बात बताओ, मैं सेंटेंस एक लिख रहा हूं, मैं खाना खा चुका, अगर हूं लिखूं, हूं की जगह लिख दिया था, तो क्या बनाओगे? आई हैड ईटेन। अब देख लो, यहीं पर एक चीज रोकूंगा आपको, यहां ईटेन क्या है? V3। ईट एट ईटेन, देखो लिया है कि नहीं हैड? लेकिन अगर हैड हटा के मैं बोलूं आई ईटेन तो गलत होगा, लेकिन अगर आई एट लिखना होगा तो गलत नहीं होगा। यहां पर अगर ईटिंग होता तो देना पड़ता एम, वॉज, वर, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इस यही बोला कि V3 और V4 बिना एक्सिलरी वर्ब का नहीं आता। आगे बढ़े, आई हैड ईटेन। अब बताओ ये पास का है कि नहीं? अगर इसको राइट करूं तो कितने लोग मेरा साथ देंगे? जरा हाथ उठा के बताओ। खुद ही लिखवाए और साथ देने के बाद तो पलट गए। अरे सही है ना जी? अब समझो, बोलता हूं ना, क्या बोलता हूं आपसे बार बार कि जिस दिन पूरी तरीके से तैयार कर दिया आपको, जिस दिन मैंने सारा बारूद दे दिया, तो ऐरे गहरे की औकात नहीं है कि आपके सामने खड़ा हो जाएगा। इन सारी चीजों को जिस तरीके का कंटेंट देता हूं, नॉर्मली किसी को समझ में नहीं आएगा। ध्यान देना, आई हैड ईटन फूड गलत होगा, इसका सही बना रहा हूं, ध्यान दो। आई एट फूड राइट है। और अच्छे अच्छे लोगों से जाके पूछना, देखना इसका आंसर ये देते हैं कि नहीं। 99.99% अगर जो होगा उसका आंसर देगा आई हैड ईटन फूड, क्योंकि देख रहा है कि चुका था, चुकी थी, ये सब है तो पास्ट है, परफेक्ट है, यानी ये क्या बोल देगा? पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट का रूल लगा देगा हैड प्लस V3। ध्यान देना, पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेले सेंटेंस में नहीं आता है। जिस दिन आएगा अपने साथ कोई ना कोई क्लास लेगा, और किसका क्लास होगा? तो पास्ट का है तो सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, बिना इसके नहीं आएगा। बचपन में बहुत बार पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? यानी मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी था ना, तो वही है, मैं खाना खा चुका था तुम्हारे आने से पहले, मैं खाना खा चुका था या देखने से पहले। तो यहां इस्तेमाल करो देखने से पहले, लेकिन कभी भी अकेले का इस्तेमाल नहीं करोगे। अब लड़का पढ़ा होता है, चुका था, चुकी थी, लगा देता है हैड प्लस V3। हैड प्लस V3 ला के दिखा दो एक भी सेंटेंस जो एग्जाम ने पूछा हो और अकेले सिंगल क्लाउज में आता हो। हैड प्लस V3 अगर जब भी आएगा अपने साथ ये लेगा। पूरा स्ट्रक्चर लिखता हूं, ध्यान से देखो। लिखेगा क्या कि सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद V3,
V3 के बाद ऑब्जेक्ट, यानी बिफोर आफ्टर बाद में बताऊंगा। यहां पर लिखो सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये होता है पेयर। इसको यहां करो, इसको यहां करो, इधर उधर कर सकते हो। यानी कि सब्जेक्ट V2, यानी कि सब्जेक्ट के बाद V2, V2 के बाद ऑब्जेक्ट, और इसको यहां पर सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद V3 और V3 के बाद ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। लेकिन कभी अगर कोई बोले, इतना में सेंटेंस बना के अगर कोई बोले तो बताओ सही होगा? यही सेंटेंस आता है कि मैं खाना खा चुका था तुम्हारे आने से पहले, मैं खाना खा चुका था पानी पीने से पहले, मैं खाना खा चुका था तुम्हें देखने से पहले। यानी हमेशा पहले और बाद का इस्तेमाल करोगे। और ये सारा का सारा जो पार्ट होगा, ये तक सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है? आवाज बढ़ाओ, मेरा आवाज बढ़ाओ। अब ठीक है, सुनाई दे रहा है ना? बिल्कुल सुनाई देगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, अगर याद रहे तो। तो मैंने ये बताया कि अगर आपको हेड प्लस V3 का इस्तेमाल करना है करो, लेकिन इसके बिना नहीं, इसके बिना संभव नहीं है। तो अब एक बात बताओ कि मैंने लिखा था कि द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड, तो वहां पर होगा द मून हैड हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड, नहीं होगा। अब समझ में आया? अगर वहां पे क्लाउड देगी तुम्हारे देखने से पहले, हो जाएगा। यानी चांद ने अपना चेहरा बादलों के पीछे छुपा लिया था तुम्हें देखने से पहले, तुम्हारे व्रत रखने से पहले। तो ये सब क्लाउज कोई ना कोई जोड़ेगा, तभी हेड प्लस V3 आएगा। इतना समझ में आया? और इसका जितना भी इसका रूल है, जितना भी इसका कॉन्सेप्ट है, पता है कब पढ़ाऊंगा? जब टेंस पढ़ाऊंगा, जब टाइम एंड टेंस का जिक्र होगा, जब टाइम एंड टेंस पढ़ाऊंगा तो उस टाइम इन सब के बारे में बताऊंगा। ध्यान देना, कभी भी अंग्रेजी हिंदी से नहीं आता है। लड़का पढ़ता है ता है, ती है, ते है, ये है, वो है, इनसे अंग्रेजी नहीं आता है। फॉरेनर्स अंग्रेजी बोलते हैं, विदेशी लोग ना, तो पहले भारत में आके ताते ती सीखते हैं, राह रही सीखते हैं, हाथ ही और हाँ हूं सीखते हैं। अगर कोई विदेशी आ गया यहां पर पहले हिंदी सीखने के लिए, तो अंग्रेजी भूल जाएगा, लगेगा भोजपुरी बोलने। तो इसका मतलब यह हुआ कि अंग्रेजी स्वतंत्र है, और आप अपने अंदर सेंस डेवलप करो। सेंस डेवलप करने का मतलब क्या है कि आप उन सारी चीजों का सेंस निकालना सीखो कि कब किसका इस्तेमाल करते हैं, और उसको मैं बताऊंगा आपके मॉडल्स में कैसे इसेंस निकलता है। क्लियर है? तो आज की कहानी को यहीं विराम देंगे, आगे समझेंगे सारी चीजों के बारे में। थैंक यू वेरी मच।